जी डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले जो काम किया है उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्टडी किया। अभी इस 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने लिखा हुआ है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन की ये जो टेक्निक हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये एग्जैक्टली वही है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में जिस तरीके से हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को या अलजेब्रिक इक्वेशंस को फैक्टराइज किया। अगर मैं क्लास 9 से आपको रेफर करूं तो हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में इस टेक्निक को, फैक्टराइजेशन की इस टेक्निक को हमने वहाँ पे रिवाइज किया था। ऑल्दो हमने क्लास 8 में भी उसको स्टडी किया है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको एक दफ़ा फिर से रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने काम किया है उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है वो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। वंस अगेन बताता चलूँ कि यहाँ पे मेरे पास चूंकि यूनिट का जो टाइटल है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जो कि अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह देखें कि एक मेरे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, एक लीनियर फैक्टर है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमने फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद थी। मैंने इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व किया। वो किस तरह से सॉल्व करते हैं, हमने इसको जिस टेक्निक से यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया इसको कहते हैं मिड टर्म ब्रेक मेथड, ठीक है। जैसा कि हम पिछली क्लासेस में इसको पढ़ कर आए हैं, मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों के लिए इसको रिवाइज करता हूँ। करते हम ये हैं मिड टर्म ब्रेक मेथड में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं, एक्सट्रीम टर्म्स, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करते हुए हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि इस कांस्टेंट टर्म के साथ अगर साइन प्लस है तो हम उनको मल्टीप्लाई करते हुए प्लस यूज करेंगे, अगर साइन माइनस है तो फिर ये माइनस टर्म भी साथ आएगी। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा -20 से, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा -20x स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे इस -20x स्क्वायर के दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जो जिनको मल्टीप्लाई किया जाए विद साइन, ठीक है। मैं साइन के ऊपर फोकस इसलिए कर रहा हूं कि बच्चे बहुत आपको पता है कि आप लोग ये गलती करते हो, बार बार ये गलती आप लोगों से हो जाती है। तो इस -20x स्क्वायर के आपने ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं विद साइन कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये -20x स्क्वायर बने, और जिनको सॉल्व किया जाए, सॉल्व मींस कि ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो आपके पास ये जो मिडल टर्म है ये वाली -x ये आ जाए, ठीक है। तो मैंने इसी तरह दो फैक्टर्स बनाए, एक -5x और एक +4x। इस -5x और +4x को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आता है -20x स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो मेरे पास -5x और +4x के कोफिशिएंट्स सॉल्व होने के बाद मेरे पास रिजल्ट -x देता है। इसी वजह से हम इस मेथड को मिड टर्म ब्रेक मेथड कहते हैं, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको मिड टर्म को ब्रेक करने के बाद बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले करते आए हैं कि हमारे पास ये पेयर्स बन जाते हैं, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। इस पेयर में से कॉमन टर्म ली, अंदर x-5 आ गया, फिर इस पेयर में से कॉमन टर्म ली तो मेरे पास अंदर x-5 आ गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि एक ये मेरे पास पूरी टर्म है और एक ये मेरे पास पूरी टर्म है, तो इन दोनों टर्म्स में मेरे पास x-5 कॉमन था, मैंने x-5 कॉमन लिया तो इस टर्म में से मेरे पास x बच गया और ये प्लस साइन, और इस टर्म पूरी टर्म में से मेरे पास 4 बच गया इक्वल टू 0। अब ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास इक्वल है 0 के। तो हमने ये पढ़ा है कि हम इधर और के केस से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने पहले इसको इक्वल टू 0 रख के वहां से x की वैल्यू 5 हासिल की, फिर दूसरे फैक्टर को इक्वल टू 0 रख के वहां से x की वैल्यू -4 हासिल की। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में इसको एक जो -4 आया था और एक जो 5 आया था दोनों को कर्ली ब्रैकेट्स में लिख के आंसर लिख दिया। यहाँ पे मैं आपको एक और छोटी सी बात समझा देता हूँ। मैंने इनको सिंपली 4 और -5 को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखकर इसके साथ मैंने मेंशन नहीं किया कि क्या ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है या ये एक्सट्रेनियस रूट है, ठीक है। तो सिंपली मैंने उनको कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया। अगर मुझे यहां पे किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि चेक करें कि क्या ये जो x यानी कि अननोन
ये जो अननोन की जो वैल्यूज आई हैं, क्या ये सोल्यूशन है या एक्सट्रेनियस रूट है? तो फिर वंस अगेन, जैसे हमने वो क्लास 9th में यूनिट 7 में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमने चेक किया था इसी बात को, वैसे ही बिल्कुल एक्स की इन दोनों वैल्यूज को इंडिविजुअली आप इस गिवन इक्वेशन में पुट करोगे, उसको सॉल्व करोगे। अगर तो ये एक्स की वैल्यू कोई भी इसको सेटिस्फाई करेगी तो आप उसको लिखेंगे सोल्यूशन इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और अगर वो नहीं सेटिस्फाई करेगी तो आप लिख देंगे एक्सट्रेनियस रूट इज इक्वल टू दिस। ओके जी, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का कोई एक पार्ट मैंने लिया जिसमें मेरे पास जो इक्वेशन थी, जो बात आप यहाँ पे बताने वाली है, जो इक्वेशन थी वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद थी। ठीक है, अब जो मैंने नेक्स्ट पार्ट इसमें से लिया है वो इसी क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट 6 है, जिसको मैंने सिलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। इसको क्यों सिलेक्ट किया है? वंस अगेन, इसमें जो इक्वेशन मेरे पास मौजूद है, ये इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए फिर से वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी टेक्निक यूज की और क्लास 9th में यूनिट 7 में हमने वो टेक्निक यूज की, उसी टेक्निक को यूज करते हुए मैंने इस इक्वेशन का जो एलसीएम था, उस एलसीएम को मैंने इक्वेशन की दोनों साइड पे हर एक टर्म से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो स्टेप है मेरा, जो कि मैं बोर्ड स्पेस ना होने की वजह से मैंने इस स्टेप को स्प्लिट करके ऊपर नीचे किया है, इसमें मैंने इस एलसीएम को इस इक्वेशन की हर टर्म से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो जहां पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल थी, ठीक है, ये टर्म इससे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये, और फिर इसका ये है। इन इस स्टेप के ऊपर जहां पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल थी मैंने उसको सिंप्लीफाई किया, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैंने उसको सॉल्व करके ऐसे लिख दिया। अब मुझे क्या करना है? अभी मैंने सिर्फ क्या किया है कि इसके डिनोमिनेटर को एलिमिनेट किया है, और कोई काम नहीं किया इस स्टेप के ऊपर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस इक्वेशन को, जो कि इस फॉर्म में है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाने के लिए मैंने क्या किया, ये 2 एज इट इज रहेगा, इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई किया, और वंस अगेन यहाँ पे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन क्या ख्याल रखना है कि बाय माइनस साइन है, तो माइनस साइन बाहर आएगा, और अंदर ये जो दो एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई होंगे इनके साथ ब्रैकेट शामिल होगी। क्यों? इसलिए कि ये माइनस साइन जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट की जो टर्म्स आएंगी उनको अफेक्ट करेगा, उन टर्म्स के ऊपर माइनस साइन का इंपैक्ट होगा। ओके जी, मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद टर्म्स को, ये दोनों एडिटिव इनवर्स थे, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, और अब चूंकि मुझे इस स्टेप पे आने के बाद, ये जो स्टेप है, इस स्टेप पे आने के बाद मुझे आगे इसको रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है। तो मैंने क्या किया कि यहां से इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड पे जो सारी टर्म्स थी, इनको मैं उठाकर लेफ्ट साइड पे ले आया, इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले आया। ठीक है, और साथ ही मैंने एक और काम ये किया कि क्वाड्रेटिक टर्म के साथ क्वाड्रेटिक टर्म लिखी, लीनियर फैक्टर के साथ लीनियर फैक्टर लिखा, और कांस्टेंट टर्म के साथ कांस्टेंट टर्म लिखी। साथ ही मैंने ये काम भी कर लिया ताकि मुझे उसमें मजीद दोबारा से उस झंझट में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो इनको रीअरेंज भी मैंने साथ ही कर लिया। साथ करने के बाद अब आप ये देखें कि ये मेरी जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अब मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, लेकिन उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करने वाली जो टेक्निक हमने क्लास 9 में सीखी थी, उसको यूज करते हुए मैंने ये सारी जो वर्किंग की है, इस सारी वर्किंग के बाद मैं इक्वेशन को सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया हूं और कुछ काम नहीं किया। ठीक है, इससे आगे मैं अब मजीद आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, आप उसको देखें।
अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखिए अब यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशन मतलब गिवन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आया था, उस स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद मैंने क्या किया कि उसको फैक्टराइज किया, जो कि क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट है मेरे पास। फैक्टराइज किया उसको मैंने मिड टर्म ब्रेक मेथड से। तो देखिए मैंने +30x² के मैंने दो ऐसे फैक्टर्स बनाए कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो +30x² आए, और जिनको सॉल्व करें तो मेरे पास ये जो मिडल वाली टर्म है ये -13x, ये मेरे पास स्प्लिट हो जाए। तो -10x और -3x को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो +30x² आएगा, और अगर उनको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास -13x आएगा। ठीक है, उसके बाद वही टेक्निक के दो पेयर्स बनाए, पेयर्स में से मैंने 2x कॉमन लिया, x-5 आ गया, -3 कॉमन लिया तो x-5 आया। प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने के बाद दोनों फैक्टर्स को इधर और के केस से मैंने x की दो वैल्यूज हासिल कर ली। वंस अगेन मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा है, लेकिन इसको मैंने मेंशन नहीं किया कि ये सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है या एक्सट्रेनियस रूट है। तो फिर अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ये क्या है तो फिर तो आप उसको मजीद आगे चेक भी करेंगे, और अगर नहीं पूछा जाएगा जैसा कि बुक में क्वेश्चन गिवन है तो फिर आप क्या करेंगे कि इसको यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ देंगे। ठीक है, अभी मैंने ये किया है कि क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स जो मतलब मैंने सॉल्व किए हैं आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह अगर आप ये क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन 2 के जो बाकी के पार्ट्स हैं वो आपको सॉल्व करने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।